दोस्तों स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। जैसे कि ज्ञान का रथ सीरीज आज इसके साथ शुरू हो चुका है, यानी कि एक ऐसा रथ जिस पे सवार हो जाओ और जल्दी जल्दी अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करो और एग्जाम में सफलता प्राप्त करो। तो 4 मई है आज भाई। तो आज जो 4 मई है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि आज हम टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की बात करेंगे, आज भी रोज की तरह ही। तो मैं आशा करता हूं कि पिछली क्लासेस जो है आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो उससे पहले आगे बढ़े हम एक बात को ध्यान रखें कि सफलता की सबसे खास बात क्या होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सफलता की सबसे खास बात क्या होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, यानी कि आप मेहनत करते रहो। इस बात की चिंता मत करो कि सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, सफलता तो अपने आप ही भागी चली आएगी। तो इसी के साथ ही आज हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो जल्दी जल्दी नोट डाउन करते रहना भाई। पहला प्रश्न है कि सेमी इंडिया 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। सेमी इंडिया 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर देना भाई। जो लोग जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, प्रयागराज, तो क्या होगा इसका आंसर भैया? इसका आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु किसकी राजधानी है भैया? बेंगलुरु जो है किसकी राजधानी है? कर्नाटका की राजधानी है। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। किसकी राजधानी है? कर्नाटक राज्य की राजधानी है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है भाई? अभी प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये 3 दिवसीय है, 3 दिवसीय सेमी कॉन इंडिया 2022 समारोह। कौन सा? 3 दिवसीय सेमी कॉन इंडिया 2022 समारोह का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, 3 दिवसीय। और ये कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है, कर्नाटक के। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के द्वारा ये आयोजित किया गया है। ये एक ऐसा मिशन है जिसके द्वारा क्या होगा कि जो सेमीकंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर या सेमी चिप्स, उनका जो निर्माण भारत में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। सेमी चिप्स क्या होते हैं भाई? मोबाइल फ़ोन में आपने देखा होगा, या फिर जितनी भी अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ रही हैं ज़्यादातर उनका साइज़ पहले बड़ा होता था, अब कितने छोटे छोटे हो गए और बहुत ही स्मार्ट हो गए। तो उनके अंदर जो छोटे छोटे चिप जो लगे होते हैं उसका निर्माण जो है भारत में किया जाए, यानी कि एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इसके अलावा सेमी कॉन इंडिया कार्यक्रम जो कि मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन की शुरुआत जो है वो की गई है। कहाँ पर की गई है? बेंगलुरु में की गई है। तो आराम से चल रहा हूँ बच्चों, नोट डाउन करते रहना इन सब चीज़ों को। इसके अलावा आप देखेंगे कि नियोन और हेक्साफ्लोरोबुटाडीन गैसों का उपयोग जो है सेमीकंडक्टर चिप्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। लेकिन भाई अभी जो है इनकी दिक्कत हो रही है क्योंकि इनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, आयात नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये भारत में मुख्य रूप से नहीं पाए जाते। और आयात क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि भाई आयात के इनके जो स्रोत हैं, मुख्य रूप से जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? रूस और यूक्रेन। भाई रूस और यूक्रेन पर बात आ गई फिर से कि रूस और यूक्रेन हैं। जब रूस और यूक्रेन इसके प्रमुख निर्यातक देश हैं, जो इनके प्रमुख स्रोत हैं, उनके बीच क्या हो रहा है? अभी उनके बीच हो रहा है भाई युद्ध। अब जब उनके बीच युद्ध हो रहा है तो सीधी सी बात है इनकी जो आपूर्ति है वो प्रभावित तो होगी ही। तो अभी जो है इनकी आपूर्ति प्रभावित हो रही है और इस सम्मेलन के द्वारा विश्व के अन्य देशों को भी इसमें आमंत्रित किया जाएगा और भारत के जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा। और इसमें सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भारत में निर्मित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर ध्यान दे लेते हैं कि भाई स्टैचू ऑफ इक्विलिटी किसकी है? संत श्री रामानुजाचार्य की। संत श्री रामानुजाचार्य। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सेमीकॉन कंडक्टर जो सम्मेलन है, सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन, उसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का उद्घाटन किसने किया? संत श्री रामानुजाचार्य की जो स्टैचू है, मूर्ति है, उसका उद्घाटन किसने किया? उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ है ये हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद में है, तो इसको ध्यान रखना है।
अच्छे से, कई बार इनसे प्रश्न आगे बनेंगे भी। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो कि किसकी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है बच्चों, किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि लौह पुरुष, जो लौह पुरुष हैं भारत के, उनकी मूर्ति है, उनकी प्रतिमा ये है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। इसी के साथ ही स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस, शांति की मूर्ति, ये कहाँ है, ये पाली राजस्थान में है। पाली राजस्थान में है, ये बहुत बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं, पाली राजस्थान में है। ठीक है, ये किसकी मूर्ति है, आचार्य विजय वल्लभ, आचार्य विजय वल्लभ आचार्य की मूर्ति है ये। ठीक है, जो कि एक जैन संत थे। कौन थे, जैन संत थे। तो पाली राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस की स्थापना की गई, उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये कहाँ है, लातूर में है। ठीक है, लातूर में है, लातूर महाराष्ट्र में ये है। ठीक है, कहाँ है, लातूर महाराष्ट्र में ये है। किसकी मूर्ति है, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की यह मूर्ति है, स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक है, स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, केवड़िया राजस्थान, केवड़िया, माफ कीजिए, केवड़िया गुजरात। राजस्थान नाम याद आता है, गुजरात कहाँ है, गुजरात, केवड़िया गुजरात में स्टैचू ऑफ पीस, ये राजस्थान में है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत में सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। और भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा गांव है, पल्ली गांव है, पल्ली गांव है, जो कि किस राज्य में है, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। अमृतसर, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला किसने रखी, ये भी PM मोदी ने रखी, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में रखी। ठीक है, ध्यान रखना। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया, तो ये भी PM मोदी जी ने किया। ठीक है, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। तो रायसीना डायलॉग कहाँ आयोजन हो रहा है, इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो वही आगे आने वाली करंट अफेयर्स अपने आप पीछे वाली करंट अफेयर्स का क्या करवा देती हैं, रिवीजन करवा देती हैं। तो इसीलिए हमें जो है रेगुलर रिवीजन करते रहना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सुर्खियों में रही किसान संकट सूचकांक, कौन सा, किसान संकट सूचकांक बच्चों, किसान संकट सूचकांक। और हम लोग जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत में किसानों की स्थिति जो है काफ़ी दयनीय बनी रहती है। आत्महत्या की घटनाएं जो है सर्वाधिक सुनने को मिलती हैं। इसी वजह से अभी हाल ही में कौन सा ऐसा संगठन है जो किसान संकट सूचकांक को जारी करेगा, यानी कि किसानों की जो रिस्क है, किसानों का जो रिस्क है उसके बारे में जानकारी निकालेगा कि भाई किसान क्यों आत्महत्या करता है, उसके क्या कारण है, उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है, ओवरऑल क्या कम किया जा सकता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, नीति आयोग, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो भाई जिनको उत्तर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी देते भी रहना, है ना, क्योंकि कमेंट नहीं आते हैं भाई। मुझे पता है कि मैं बार बार वही कहता हूं कि आप लोग वीडियो देखते देखते, क्लास देखते देखते इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना भी भूल जाते हैं, सब्सक्राइब भी कम ही करते हैं। तो इसी के लिए पहले इन चीज़ों को कर लिया करो, उसके बाद देखा करो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा नाबार्ड। आंसर क्या होगा इसका, नाबार्ड इसको जारी करेगा। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ट्रैकिंग और पहचान करने के उद्देश्य से, किसानों की ट्रैकिंग करना, पहचान करना कि भाई किस किसान ने कितना लोन लिया है, उसकी पहचान रखी जाए। और यदि वह लोन ना चुका पा रहा है, ऋण ना चुका पा रहा है, तो उसकी किसी ना किसी रूप से सहायता की जानी चाहिए ताकि वह अपना ऋण चुका सके। तो एक किसान संकट सूचकांक को अभी भविष्य में ये जारी करेगा। ठीक है, काफी सुर्खियों में रहा। किसान संकट सूचकांक कौन जारी करेगा, तो किसान संकट सूचकांक जो जारी करेगा वो नाबार्ड जारी करेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो भारत में और भी कई सूचकांक जारी होते हैं। जो अभी तक जो देखा गया है वो सारे सूचकांक जो जारी किए हैं वो नीति आयोग ने ही किए हैं। किसने किए हैं, नीति आयोग ने ही किए हैं। तो जो
जैसे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग ही जारी करता है। सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक यानी कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया सूचकांक नीति आयोग ही जारी करता है। भारत नवाचार सूचकांक ये भी नीति आयोग ही जारी करता है, यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करेगा? नीति आयोग ही जारी करेगा। राज्य का ऊर्जा और जलवायु सूचकांक भी नीति आयोग ही जारी करता है। तो अभी किसान और संकट सूचकांक कौन जारी करेगा? नाबार्ड जारी करेगा। तो इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो आगे अगर हम बढ़े तो हम देखते हैं कि भारत विश्व में अलग अलग सूचकांकों में कौन सा स्थान रखता है। तो जल्दी जल्दी इन चीजों को भी देख लेते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है 83वां, यानी कि भारत विश्व में 83वां, भारत का जो पासपोर्ट है विश्व में 83वां स्थान रखता है। पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर हैं, यानी कि जापान और सिंगापुर के लोग अपने पासपोर्ट के साथ विश्व के किसी भी देश में जा सकते हैं। इतने लायबल हैं, इतने ईमानदारी के श्रेणी के रूप में उन्हें देखा जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 भारत को 101वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर बेलारूस है। इसको उल्टा समझा करो, बेलारूस पहले स्थान पर है, मतलब वहां पर हंगर रेट 0 है, भुखमरी 0 है। ठीक है, तो भारत 101वां स्थान रखता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 यानी कि विश्व नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 46वां है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 भारत का स्थान 71 है। आयरलैंड पहले स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक भारत की स्थिति देख लो भाई, 135वें स्थान पर है। और आइसलैंड जो है वो पहले स्थान पर है, वहां पे शांति शांति है ऐसा माना जा रहा है लगभग। तो विश्व जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 भारत 142वें स्थान पर है भाई, 142वें स्थान पर है, ध्यान रखना है। पहले स्थान पर नॉर्वे है प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में। लोकतंत्र सूचकांक की बात करें 2021 में तो भारत 46वें स्थान पर है और नॉर्वे पहले स्थान पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 ये भारत किसमें है? 136वें स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन सा है? फिनलैंड है। पहले स्थान पर कौन सा है? फिनलैंड है। तो ये भारत विश्व के वो सूचकांक है जिसमें भारत की कुछ महत्वपूर्ण रैंक हैं, स्थिति हैं और इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? देखो भाई, कल ही मैंने बताया था कि कौन कौन से दिवस हैं मई में जो मनाए जाएंगे, तो उसमें यही एक बताया भी था मैंने, ये भी बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 मई होगा। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन यूनेस्को करता है। कौन करता है? यूनेस्को इसका आयोजन करता है। 1993 से इसको लगातार मनाया जा रहा है ताकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाकर रख सकें। विश्व के मानव अधिकारों की जब घोषणा की गई, मानव अधिकारों की घोषणा की बात की जाए तब उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में यदि हम देखें तो भारत का संविधान भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, जो कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता के अधिकारों में आता है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19 में भी अगर देखेंगे तो भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 19 1A में इसका जिक्र किया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसी के अंतर्गत ही भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का भी जिक्र किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र किसके अंतर्गत किया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। कई बार प्रश्न बना हुआ है इससे, कई बार प्रश्न इससे उठा हुआ है। इसी के साथ ही देखें तो आयोजन यूनेस्को करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की ये बात करता है। यूनेस्को की अगर हम बात कर लें यहाँ पे थोड़ी सी, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसका फुल फॉर्म है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की ये विशेष एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की ये विशेष एजेंसी है। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई। कब की गई? 16 नवंबर
1945 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। अब जल्दी से बता दो, फ्रांस के राष्ट्रपति फिर से कौन चुने गए? फ्रांस के राष्ट्रपति फिर से चुने गए इमैनुअल। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। कौन चुने गए? इमैनुअल मैक्रोन। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट डाउन करते रहना भाई जल्दी जल्दी। अगला पॉइंट हम लेते हैं कि भारत में अब तक अगर विश्व विरासत स्थलों की बात करें तो विश्व विरासत स्थल ये कौन जारी करता है? इसको कौन चिन्हित करता है? इसको भी यूनेस्को चिन्हित करता है। कौन चिन्हित करता है? यूनेस्को चिन्हित करता है। तो भारत में अब तक 40 विश्व विरासत स्थल हैं। कितने हैं? 40। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भारत में अब तक कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं बच्चों? यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में 40 स्थल भारत के हैं, जिसमें से क्या? जिसमें से 32 जो है कल्चरल है, सांस्कृतिक है, जिसमें 7 जो है नेचुरल है, प्राकृतिक है, और 1 मिश्रित है। जो मिश्रित वाला है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा है सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। भारत का एक राज्य है सिक्किम, पहाड़ी राज्य सिक्किम, जो उत्तर पूर्व राज्यों में से एक है। किसमें से? उत्तर पूर्व राज्यों में से एक है सिक्किम। ठीक है, टोटल कितने हैं हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? और बच्चों यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, हमारे जितने भी नए करेंसी नोट आए हैं 2000 के नोट को छोड़कर, जितने भी करेंसी नोट आए, नए नोट आए हैं 2000 के नोट को छोड़कर, वे सभी पर क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को चित्रित किया गया है। पीछे जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेना जिनको ना पता हो। 500 के पीछे दिल्ली का लाल किला। किसका लाल किला? दिल्ली का लाल किला। कहाँ का? दिल्ली का लाल किला। नोट करते रहना भाई जिनको नहीं पता है, पेपर में बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद 200 का नोट। 200 के नोट पे क्या है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सांची मध्य प्रदेश में है, एमपी में, मध्य प्रदेश में है। नोट डाउन करते चलना मेरे बाल को। ठीक है, इसके अलावा 100 का नोट, जो नया 100 का नोट है उस पर क्या है? रानी की वाव। क्या है? रानी की वाव। जो रानी की वाव है ये एक बावड़ी है, यानी कि रानी की वाव एक प्राचीन पुरानी जल संग्रहण करने की तकनीक है, बावड़ी है। ठीक है, जो कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ें तो 50 का नोट, जो नया 50 का नोट है इसके पीछे क्या है? हम्पी का रथ। हम्पी का रथ है। हम्पी का रथ। हम्पी का रथ कहाँ है बच्चों? हम्पी का रथ है कर्नाटक में। हम्पी कर्नाटक में है। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। किस साम्राज्य की? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जो कि कृष्णा की सहायक नदी, क्या नाम है? तुंगभद्रा के किनारे ये स्थित थी। इसके अलावा आगे बढ़े तो आ जाता है भाई हमारा 20 रुपए का नोट। ठीक है, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं पहले बोर्ड पर। ये वाला मैं मिटा देता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं 20 रुपए का नोट। 20 रुपए का जो नया नोट है उसके पीछे क्या है? एलोरा की गुफाएं। क्या है? एलोरा की गुफाएं। और एलोरा की गुफाएं जो हैं वो कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में है। इसके बाद बचा हमारा 10 रुपए का नोट। 10 रुपए के नोट के पीछे क्या है? सूर्य मंदिर। क्या है? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर भी कहाँ वाला? कोणार्क वाला भाई। कहाँ वाला? कोणार्क वाला। ये कहाँ है कोणार्क? ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में है। तो ये जो भी मैंने नाम लिखवाए हैं आप सभी को, ये सब हमारे सांस्कृतिक विरासत स्थलों में से एक हैं सब ये। ठीक है, उनमें से ही है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, कहाँ पर है, क्या है, इससे प्रश्न बनना इसका स्वाभाविक सी बात है। तो इसमें भारत में सबसे नया विरासत स्थल, भारत में
सबसे नया विरासत स्थल जो 39वां है वो कौन सा है? रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। रामप्पा मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मंदिर को बनाने वाला जो वास्तुकार था, क्या कौन था? वास्तुकार का नाम जो है रामप्पा था, तो उसी के नाम पर जो है ये रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। कहाँ है ये तुलुगु, कौन सा जिला? तुलुगु जिला। कहाँ का? तुलुगु जिला कहाँ का? तेलंगाना का। तो तेलंगाना राज्य में ये स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसको जो बनवाया गया था रुद्रेश्वर मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो 1213 ईस्वी में किया गया था। और 1213 ईस्वी में जो आंध्र प्रदेश की तरफ जो शासन था वो किस वंश का था? काकतीय वंश का शासन था। किसका था? काकतीय वंश का शासन। इस बात को ध्यान रखना है। और काकतीय वंश के उस समय राजा थे गणपति देव। और गणपति देव ने इसका निर्माण नहीं करवाया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है बाल को। गणपति देव ने इसका निर्माण नहीं करवाया, बल्कि किसने करवाया? ये करवाया गणपति देव के जो सेनापति थे। सेनापति का नाम था रेला रचा। क्या नाम था? रेला रचा जो है इनके सेनापति का नाम था। तो उन्होंने ही जो है रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो अभी भारत का 39वां क्या बना है? यूनेस्को में लिस्टेड बना है, यूनेस्को में आया है, यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल में ये आया है। इसी के साथ ही आगे देखें तो 40वां जो बना, 40वां कौन सा है? 40वां है आपका हड़प्पा सभ्यता का एक नगर जिसका नाम है धौलावीरा को इसमें शामिल किया गया इसकी जल संग्रहण तकनीक के कारण, कि उस समय इतनी उन्नत जल संग्रहण तकनीक जो है वो धौलावीरा में देखी जाती है। यानी कि पानी को इकट्ठा करने की जो तकनीक है उसको धौलावीरा में देखा गया। इसलिए जो है इसको 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड किया गया है। और ये कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है, ये भी गुजरात में है। तो इसी के साथ ही आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला पॉइंट देखते हैं। तो धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहला ऐसा स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक और बात ध्यान रखना है, ये पहला ऐसा स्थल है जो यूनेस्को में शामिल हुआ है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है। सिंधु घाटी, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर कौन सा है? धौलावीरा। इसी के साथ ही अभी हाल ही में सुर्खियों में रही खबर कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मतलब हम जिसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, जैसे मंत्रों का उच्चारण, योग इत्यादि। तो जैसे योग को भी जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। और इस विरासत की लिस्ट को 2008 से शुरू किया गया था। तो इसमें जो है अभी तक भारत के 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को लिस्टेड किया गया है। और 14वां जो है सबसे नया अभी हाल ही में इसमें शामिल किया गया, कौन सा? दुर्गा पूजा, ठीक है, दुर्गा पूजा जो कलकत्ता में होती है दुर्गा पूजा, ठीक है, उसको जो है इसमें शामिल किया गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। इसी के साथ ही दुर्गा पूजा को इस सूची में शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? वो जल्दी से इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। बड़ा ही आसान प्रश्न है, सभी ने पढ़ा भी हो सकता है, जो लोग रेगुलर करंट अफेयर्स देख रहे हैं वो जानते भी होंगे। तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? तो भाई जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दो और हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा बालको? इसका आंसर होगा कि अभी कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत की पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है, अपना दूसरा एशियाई कांस्य पदक जीता है। जो पहला इन्होंने अपना कांस्य पदक जीता था वो 2014 में जीता था, एशियाई खेलों में ही। एशियाई खेलों का अपना पहला जो कांस्य पदक इन्होंने जीता था वो 2014 में जीता था, अपना पहला कांस्य पदक। इसके अलावा एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मनीला में किया जा रहा है। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में है। मनीला
फिलीपींस में है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है भाई। तो कहाँ किया जा रहा है आयोजन? एशियाई चैंपियनशिप खेलों का, बैडमिंटन खेलों का एशिया मनीला में, फिलीपींस में। क्या देखो भाई लल्लन टॉप प्रश्न है ये, टॉप 10 में लल्लन टॉप प्रश्न है ये सारे के सारे। तो आगामी खेलों में आयोजन स्थल, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। कौन सा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। और इसका शुभंकर है ईभा। ईभा जो है एक शेरनी है, ठीक है, एक शेरनी के चित्र को दिखाया गया है जो चंचल है और एक्टिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और खेलों में माहिर है, ठीक है, खेलों में माहिर है। और किस खेल में माहिर है? खास तौर पे फुटबॉल में माहिर है। किसमें? फुटबॉल में माहिर है, क्योंकि फीफा जो खेल होता है वो किससे संबंधित है? फीफा विश्व कप ये फुटबॉल से संबंधित है। अगर इस शुभंकर का चित्र देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये ईभा है, ये ईभा को दर्शाया गया है, ठीक है। ये कौन है? ईभा है, ठीक है, ईभा जो कि अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया 2022 में ऑफिशियल मॉस्कट है, यानी कि शुभंकर है, जो किसी उद्देश्य को दर्शाती है। इसके अलावा देखें तो आईसीसी वनडे महिला विश्व कप का 12वां संस्करण 2022 में कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में। फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण 2022 में कहाँ होगा? कतर में। शीतकालीन ओलंपिक खेल का 24वां संस्करण 2022 में कहाँ होगा? चीन बीजिंग में। राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण 2022 में कहाँ होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में। एशियाई खेल का 19वां संस्करण कहाँ होगा 2022 में? होंगझू चीन में। तो 2022 में अभी आगे होने वाले महत्वपूर्ण आपके खेल हैं जो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं, तो इनको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, पेपर में आराम से बन जाता है कि कहाँ पर होगा आगे आने वाले समय में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लल्लन टॉप प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नियुक्ति से प्रश्न है, पूछ लिया जाता है कि हाल ही में किसे भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो जल्दी से प्रश्न का उत्तर किसी को मालूम है तो बता दो, क्या होगा? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो है अभी हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव हैं। तो भाई ज्ञान का रथ चल रहा है इस समय। किसका रथ चल रहा है? ज्ञान का रथ चल रहा है। और इस रथ पे जो सवार हो गया, सफलता क्या होगी? सफलता उस पर फिदा हो जाएगी, ठीक है, सफलता फिदा हो जाएगी, क्योंकि इस ज्ञान के रथ पे ऐसे ही नहीं चढ़ा जाता जब तक मेहनत नहीं होती। क्या नहीं होती? मेहनत नहीं होती। और मैंने शुरू में ही बताया, सफलता उस पर फिदा होती है जो मेहनत करता है। तो आगे बढ़ते हैं। जो भाई अभी तक ज्ञान के रथ पे सवार नहीं हुए, सवार हो जाओ जल्दी से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में भी, उनको भी सवार कर लो भाई, किसी का तो फायदा करो। तो विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने जगह ली है हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह इन्होंने ली है। भारत में अन्य प्रमुख नियुक्तियां जो इस दौरान हुई हैं उसको भी देख लेते हैं, अब लगे हाथों यहीं पर, ठीक है। लेकिन विनय मोहन क्वात्रा कौन बने हैं? अभी भारत के नए विदेश सचिव बने हैं, भारत के नए विदेश सचिव। तो अब अन्य प्रमुख नियुक्तियों देखें भारत में भाई, तो भारतीय सेना में 29वें प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। भाई कौन से प्रमुख बने हैं ये? भारतीय थल सेना के, भारतीय सेना के 29वें। कौन से? 29वें। भाई संस्करण, इनका क्रम ध्यान रखना, क्रम पूछ लेता है। नाम तो भाई सभी ने रट लिया है, नाम तो सभी को पता है, लेकिन कौन से हैं ये? 29वें क्रम के हैं। इसके अलावा थल सेना के नए सह सेना प्रमुख, ठीक है, नए सह सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वग्गावल्ली सोमशेखर राजू, ठीक है। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल वग्गावल्ली सोमशेखर राजू। इनको आप BS सोमशेखर राजू के नाम से भी ध्यान रख सकते हैं। अगर शॉर्ट में आ जाए तो घबराना नहीं है, BS सोमशेखर जी, इनका सरनेम ध्यान रखिएगा, आराम से मिल जाएगा, BS राजू। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अभी दोबारा से कौन चुने गए हैं? विजय सांपला चुने गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो टाटा डिजिटल के अध्यक्ष चुने गए हैं, N चंद्रशेखरन चुने गए हैं। इसके अलावा देखें तो आदित्य बिरला कैपिटल के CEO के रूप में किसे चुना गया है? विशाखा मूले जी को चुना गया है, ठीक है। ये नई नई नियुक्तियां हैं बिल्कुल अभी भारत में। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? अजय कुमार सूद बने हैं, ठीक है। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं।
तो ये जो है ये सब क्या है, ये बिल्कुल नई नियुक्तियां हैं, नवीन नियुक्तियां हैं जो अभी हाल ही में भारत में अलग अलग क्षेत्रों में की गई। अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न, कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो सोमालिया, लिथुआनिया, लाटविया, हंगरी। तो इसका आंसर क्या होगा बालको? इसका आंसर होगा लिथुआनिया। लिथुआनिया में अभी अपना एक नया दूतावास खोला जाएगा, परमानेंट दूतावास खोला जाएगा, और ये एक क्या है, बाल्टिक देश है। बाल्टिक देश है भाई। बाल्टिक देश का मतलब क्या हो गया कि ये बाल्टिक सागर की सीमा को साझा करता है। ठीक है, बाल्टिक एक सागर है। क्या है? बाल्टिक एक सागर है जो कि किस महाद्वीप में आते हैं ये देश और ये सागर आता है यूरोप महाद्वीप में, ये देश और सागर आते हैं। इसी के साथ ही अगर आगे बढ़ें तो देखेंगे कि लिथुआनिया में एक नया भारतीय दूतावास खोला जाएगा, इसको मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। और बाल्टिक क्षेत्र में भारत का पहला पूर्ण दूतावास होगा किस देश में? लिथुआनिया में। ठीक है, लिथुआनिया में भारत का पहला पूर्ण दूतावास कहाँ होगा? लिथुआनिया में होगा। और लिथुआनिया ने भारत में अपना पहला जो दूतावास खोला था वो 2008 में खोला था, यानी कि लिथुआनिया का दूतावास भारत में पाया जाता है 2008 से। और ये पहला बाल्टिक देश था जिसने भारत में दूतावास खोला है। ठीक है, भारत में पहला बाल्टिक देश कौन सा है जिसने दूतावास खोला है? वह है लिथुआनिया पहला दूतावास खोलने वाला बाल्टिक देश रहा है। इसके अलावा लिथुआनिया उत्तर यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक देश है। ठीक है, और ये बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। ये सारी चीजें हम मैप पर अभी देखेंगे। विनियस इस देश का सबसे बड़ा और राजधानी शहर है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है विनियस। किसकी? लिथुआनिया की। इसके अलावा गीतानस नौसुदा इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं। गीतानस नौसुदा वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और इग्रिडा सिमोनित इसके प्रधानमंत्री हैं। कौन है? इसके प्रधानमंत्री हैं। इसी के साथ ही आगे की तरफ बढ़े और मानचित्र पर देख लेते हैं थोड़ा सा कि कौन सा क्षेत्र हम यहाँ पर बात डिस्कस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूरोप के इस क्षेत्र की। ठीक है, यूरोप के इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यूरोप का मानचित्र है पूरा। ठीक है, कुछ समय पहले ही हमने देखा था, फ्रांस के मतलब से देखा था, फ्रांस के संबंध में देखा था जब इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे। यूक्रेन को आप जान ही रहे हैं, यहाँ है। रशिया यहाँ है। ब्लैक सी की हमने चर्चा की थी, टर्की की चर्चा की थी। और इसके साथ साथ ब्लैक सी से लगने वाले देश जैसे यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, टर्की है, जॉर्जिया है, रूस की बात की थी। यूक्रेन से लगने वाले बेलारूस, पोलैंड, सोलाविकिया, हंगरी और रोमानिया, मोल्डोवा, इनकी भी हमने बात की थी। अभी नया एक मुद्दा उठकर आ रहा है मोल्डोविया और यूक्रेन के बीच में, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आ जाते हैं बाल्टिक सागर में। तो बाल्टिक सागर यहाँ है बच्चों, और एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये जो 3 देश हैं इनको बाल्टिक देश बोला जाता है। अगर इसको और थोड़ा नज़दीक से देखना चाहें तो हम इस मैप को खोल लेते हैं और इसको और नज़दीक से देख लेते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक सागर है और इनको बाल्टिक देश बोला जाता है। फिनलैंड की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी। ठीक है, फिनलैंड एक देश यहाँ है, बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है। तो इनको बोला जाता है स्कैंडिनेवियन देश। ठीक है, 3 देश हैं स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को स्कैंडिनेवियन देश बोला जाता है। बाल्टिक देश किनको बोला जाता है? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को बाल्टिक देश बोला जाता है। तो यहाँ तक जो है बात क्लियर हो जानी चाहिए। मैप पर देखने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। तो इनको मैप पर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैप पर देखने का मतलब ये है कि देखी हुई चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहती हैं, क्योंकि भाई हमारा दिमाग जो है हमसे ज़्यादा ईमानदार है। हम बेशक पढ़ने में थोड़ी सी नाकार्य कर दें, यानी कि मनाही कर दें, आलसी हो जाएं, लेकिन हमारा दिमाग जब किसी चीज़ को एक बार देख लेता है तो उसको कैप्चर कर लेता है, खास तौर पे क्या हो, वो पिक्चर हो तो और अच्छी बात है। तो इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो जल्दी से एक बात हमें ये बता दो कि भाई चैंपियन ऑफ द अर्थ देता कौन है।
ठीक है, ये जो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये है दिया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये दिया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है। तो 2018 में भारत के किस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया था? 2018 में भारत के किस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया था? जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो ये था श्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यह पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है यहाँ तक? आगे की ओर बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये जो पुरस्कार दिया गया है किसको दिया गया? सर डेविड एटनबरो को इस बार दिया गया चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है लाइफ टाइम अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? सर डेविड एटनबरो को, सर डेविड एटनबरो को जो है इसमें सम्मानित किया गया है, जो कि ब्रिटिश नागरिक हैं, एक ब्रिटिश नागरिक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसको देता है, कौन देता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसको दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा ये दिया जाता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। और नैरोबी केन्या ये किस महाद्वीप में आने वाले देश हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप में आने वाला देश है। और इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं अभी, इनका नाम है इंगर एंडरसन, जो कि डेनमार्क के नागरिक हैं। ठीक है, इंगर एंडरसन जो कि डेनमार्क के नागरिक हैं, वो इसके अभी कार्यकारी निदेशक हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में होती है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका? इसका मुख्यालय नैरोबी में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। बहुत से लोग जब इसका प्रश्न बनता है तो बहुत से कैंडिडेट क्या कर देते हैं? बहुत से कैंडिडेट जेनेवा लगा देते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है कहाँ है? केन्या में है। ठीक है, इस बात को अच्छे से दिमाग में फिट करके रखना भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उससे पहले जैसा कि मैं बता चुका हूं कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, डिफेंस से रिलेटेड प्रश्न है कि हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन है खंडेरी, कलवरी, वागशीर या वेला। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वागशीर। ठीक है, अभी हाल ही में मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में इसका उद्घाटन किया गया। इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो प्रोजेक्ट 75 इसका निर्माण किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है? एक प्रोजेक्ट चल रहा है भारत सरकार का, भारत सरकार और यानी कि इंडिया प्लस फ्रांस। ठीक है, इन दोनों का संयुक्त रूप से ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75। ठीक है, जिसमें स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और आखिरी पनडुब्बी को लॉन्च किया गया। यानी कि कुल कितनी पनडुब्बियां हैं? 6 पनडुब्बियां बनाई गई। किसमें? प्रोजेक्ट 75 में, जो परमाणु पनडुब्बियां हैं। इसी के साथ ही आगे की तरफ बढ़ें तो पहली पनडुब्बी जो थी वो कौन सी थी? INS कलवरी थी। INS कलवरी नाम ध्यान रखना। 14 दिसंबर 2017 को इसको चालू किया गया। इसके अलावा दूसरा पनडुब्बी जो है वो INS खंडेरी रही। सितंबर 2019 में इसको शामिल किया गया। इसके अलावा तीसरा INS करंज, INS करंज जो कि मार्च 2021 में इसे शामिल किया गया करंज को। फिर उसके बाद INS वेला, फिर उसके बाद INS वागीर और फिर छठा जो है हमें पता है, छठा कौन सा है? छठा है यहाँ पर वागशीर। ठीक है, INS वागीर 5वां है। चौथा कौन सा है? INS वेला है। तीसरा है करंज और दूसरा है खंडेरी और पहली पनडुब्बी जो थी वो कलवरी थी। तो अक्सर पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है? तो संबंध है पनडुब्बी निर्माण से। किससे? पनडुब्बी निर्माण से। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, पनडुब्बी निर्माण से इसका संबंध है। और कितनी पनडुब्बियां इसके अंदर निर्मित की जा गई? 6 पनडुब्बियां निर्मित की गई। भारत और किस सहयोग से निर्माण कर रहा है? फ्रांस के सहयोग से यह निर्माण कर रहा है। तो अभी कितनी पनडुब्बियां टोटल? 6 पनडुब्बियां हैं, जिसमें से 5 आप 6 के 6 नाम आपके सामने हैं। एक बार और देख लो, कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर
और वागशीर, जो कि अभी हाल ही में शामिल की गई है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। तो ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। ठीक है, महाराष्ट्र ने अभी देश में लुप्त प्राय जानवरों और फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए जीन बैंक की परियोजना शुरू की है। भाई इससे क्या लाभ होगा कि जो जैव विविधता है उसको भविष्य में बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है कि भाई हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन वातावरण में चेंजेस हो रहा है, मानवीय घटनाओं के कारण जंगल समाप्त हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, कुछ जीव जो हैं वो विलुप्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। और विलुप्त होने के कारण हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उनका जो जीवन संरक्षण है उनको करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि उनकी प्रजाति आगे भविष्य में बनी रहे और पर्यावरण का संरक्षण हो सके, पर्यावरण का संरक्षण हो सके। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने जो है जीन बैंक परियोजना की शुरुआत की है, यानी कि ऐसे बैंकों का निर्माण किया जाएगा जिसमें जो विलुप्ति की कगार पर जीव हैं उनके जीन्स को, डीएनए को स्टोर करके रखा जाएगा। ठीक है, डीएनए को स्टोर करके रखा जाएगा, ताकि आगे भविष्य में यदि वो विलुप्त हो जाए तो उनका निर्माण एक बार फिर से किया जाए बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। अगला इंडियन नेशनल जीन बैंक इससे पहले बन चुका है। इसकी स्थापना नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ने की है। प्लांट यानी कि यह है मुख्य रूप से जो कार्य करता है, जो विलुप्त हो रहे पेड़ पौधे हैं उनके जर्म प्लाज्म को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ताकि आगे भविष्य में जो वृक्ष पौधे विलुप्त हो रहे हैं, जो औषधीय गुण वाले पौधे हैं या अन्य जो पौधे हैं, उनका निर्माण किया जा सके, उनका एक बार फिर से क्या किया जा सके, उनका एक बार फिर से उपयोग किया जा सकता है, उनको उगाया जा सके यदि वे विलुप्त हो जाएं तो। इसी तरीके से राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, यानी कि इसको हिंदी में बोल दिया है भाई किसको, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को ही। इसकी स्थापना जो की गई थी 1976 में की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका उद्देश्य यही है किसका, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का, कि खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में ये काम करता है, कि जो खाद्य हैं, फूड है और एग्रीकल्चर है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियों को लाया जाए। इसके अलावा जो विलुप्त हो चुके खाद्य पौधे हैं या फिर कृषि में जो अनुवांशिक पादप है, हाइब्रिड संसाधन है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। ये सब क्यों संभव होता है, ये सब संभव हो पाता है जीन बैंक के कारण। यानी कि जब यदि हमारे पास विलुप्त हो चुके पौधों के जीन हैं, डीएनए हैं, ठीक है, तो ही हम उनका निर्माण एक बार फिर से कर सकते हैं। तो को सुरक्षित रखने के लिए जरूरत है एक जीन बैंक बनाने की। तो महाराष्ट्र राज्य पहला राज्य रहा है जिसने इस प्रकार का कार्य किया है। तो भाई हाल ही में महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र के साथ साथ किस राज्य का भी मनाया गया, गुजरात का मनाया गया, क्योंकि दोनों ही राज्य एक साथ बने थे। कब बनाया गया, 1 मई को बनाया गया। तो 1 मई 1960 में, कब, 1 मई 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों पृथक हुए थे, पृथक राज्य के रूप में स्थापित हुए थे। और इससे पहले देखा जाए तो इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता था बॉम्बे। क्या कहा जाता था, बॉम्बे राज्य के रूप में जाना जाता था, जो कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक राज्य के रूप में निर्मित किया गया था। लेकिन 1960 में, कब, 1960 में इसको पृथक कर दिया गया, क्योंकि भाषा के आधार पर विभाजन की बात होने लगी। तो गुजरात में गुजराती बोलने वाले और कहाँ, महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक होने के कारण महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को भाषा के आधार पर एक तरीके से पृथक किया गया। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 1956 में ही, कब, 1956 में एक आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसको कहते हैं हम फजल अली आयोग। कौन सा आयोग, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की अनुशंसाओं पर भारत में उस समय 1956 में, 1956 में
14 राज्यों का निर्माण किया गया, फिर आगे भाषा के आधार पर किया गया, फिर आगे जो है ये चीज़ें बढ़ती चली गई और राज्यों का गठन होता चला गया, जिसके कारण आज हम देखते हैं कि भारत में 28 पूर्ण राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तब कितने थे? 14 थे जब 1956 में इनको बनाया गया था। फजल अली आयोग, ध्यान रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन किससे है? 7वां संविधान संशोधन राज्यों के पुनर्गठन से है, राज्यों के पुनर्गठन से है। तो राज्यों के पुनर्गठन की अगर हम बात करें तो इसके लिए विशेष बहुमत के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि साधारण बहुमत से यह संशोधन हो सकता है, क्योंकि इस तरीके का संशोधन करने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 3 द्वारा प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि राज्य की संसद देश के किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। तो अनुच्छेद 3 जो है इस प्रकार का अधिकार किसको देता है? संसद को देता है, जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। और ये भी बताया गया कि किसमें, अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 3 में किए गए कोई भी बदलाव या कार्य क्या होंगे? अनुच्छेद 368, कौन सा? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माने जाएंगे बालकों। ठीक है, इस बात की बारीकी को समझ लेना, क्योंकि अनुच्छेद 368 में 2 ही प्रकार के संशोधन बताए गए हैं। एक तो विशेष बहुमत को लेकर, किसको? एक विशेष बहुमत को लेकर, और दूसरा आधे से ज़्यादा आधे राज्यों की अनुमति के साथ, आधे राज्यों की अनुमति के साथ विशेष बहुमत से। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 4 साधारण बहुमत की बात करता है, और साधारण बहुमत का जिक्र जो है वह अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन में की प्रक्रिया में नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से समझ लेना भाई। क्लियर है? तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, ये भी लल्लन टॉप प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों 2022 के सम्मेलन का स्थल कौन सा है? ठीक है, कि 2022 में अभी से हाल ही में सम्मेलन हुआ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का। तो ये सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट परिसर में इसका आयोजन किया गया, और सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एन ए रमन्ना ने इसका क्या किया? अध्यक्षता की, इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, तो जो चीफ जस्टिस है एन वी रमन्ना, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। कौन है? एन वी रमन्ना, इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन कब किया गया था? पहली बार जो मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन था वह नवंबर 1953 में आयोजित किया गया था। इसके अलावा पिछली बार जो किया गया वो 2016 में आयोजित किया गया। भारत में अगर हम देखें तो वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? अभी 25 उच्च न्यायालय हैं, और सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? किस राज्य का है? तो सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का अमरावती जस्टिस सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में है पहला, और 25वां जो है नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय कहाँ है? अमरावती में है, जो कि किसका है? आंध्र प्रदेश राज्य का है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य की बात हम कर चुके हैं। तो भारत के सबसे पुराने और सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। 1862 में की गई थी बच्चों। ठीक है, 1862 में की गई थी। इसके अलावा अगर भारतीय संविधान में उच्च न्यायालयों के प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 214, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट के प्रावधान को करता है। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर ही ऐसा किया जा सकता है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि भारत में कुल जो राज्यों की संख्या है वो 8 है, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भाई सफल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है। तो इसमें क्या है कि भाई अभी हम देखते हैं कुल कितने हमारे उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट है बालको, तो 25
हाई कोर्ट है मात्र। तो इसका मतलब एक हाई कोर्ट एक से ज़्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों को देख सकता है और देख ही रहा है। तो भारत में ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है? कोई आंसर दे दे तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। तो कितने हाई कोर्ट हैं? तो ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेशों के अपने हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं? तो एक तो भाई हो गया दिल्ली, ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसका अपना एक हाई कोर्ट है। इसके अलावा एक हो गया आपका जम्मू कश्मीर। जब तक जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था, तब तक हम देखते थे केवल दिल्ली में ही हाई कोर्ट होता था, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, तो यहाँ पर भी इनका अपना एक हाई कोर्ट है। तो ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं हमारे देश में जिनके पास अपना स्वयं का क्या है? हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। बाकी अन्य उच्च न्यायालयों के मामले राज्यों के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के मामले राज्यों के क्या देखते हैं? अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय देखते हैं। जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट जो है अंडमान निकोबार के मामलों को भी देखता है। तो यहाँ पर ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि आगे भविष्य में मैं सुबह ही 6 बजे आपके सामने लाइव आ सकूं। अभी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, इतने हमारे बढ़ जाएं कि हम लाइव आ सके, तो आपको तुरंत लाइव क्लासेस भी मिलनी शुरू हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।